जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज बहुत ही ज़ोरों की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश में मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, तो बारिश से सरसराहट की आवाज़ थोड़ी बहुत आ सकती है, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, मैं सबसे पहले जो सवाल है उसको पूछने से पहले मैं आपको इसका परिचय दे दूं कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं आपके लिए सभी तरह की किताबों से क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगा। तो मैं आज आपके लिए एसएससी का एक बुक लेकर आया हूं जो एसएससी सामान्य ज्ञान के ऊपर आधारित है। ठीक है, जो आज तक जितने भी परीक्षाएं हुई है सारे प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, भारत का इतिहास। तो इसमें जितना सवाल हो सकता है आज करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है कि पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है। तो देखिए, मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑप्शन बताने से समय लगेगा, मैं केवल आंसर बताऊंगा। तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं, याद रखिएगा। और अभिलेख में मोहर, स्तूप, चट्टान और ताम्रपत्र पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते हैं, इसी को कहा जाता है पुरालेख। चलिए, अब ये देखिए, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी, तो हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन। यानी इसमें क्या था कि इसमें जो शहरी जीवन था बहुत ही व्यवस्थित था। ठीक है, और इस संस्कृति की विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली, याद रखिएगा। चलिए, तीसरा सवाल है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा जो संबंधित थी वो थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी माता की पूजा करते थे। यानी मोहनजोदड़ो से स्त्री की मूर्ति मिली है जिसे देवी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो है वो आपका है धान्यागार, या मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार या धान्यागार के नाम से जाना जाता है। इसकी जो लंबाई है वो थी 45.71 मीटर और चौड़ाई थी 15.23 मीटर, याद रखिएगा। ये मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। फीट में निकालिएगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। ये सबके मुंह में रहता है, इसको बताने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं। दयाराम साहनी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज दयाराम साहनी ने की थी। और हड़प्पा मोंटगोमरी जिले यानी पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। और हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले हुई, इसी कारण इसे हड़प्पाई संस्कृति कहा जाता है। चलिए, सभी परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है ये। चलिए आगे लेके आते हैं। सवाल है, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा देमाबाद। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के देमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय की रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। यह रथ 45 सेंटीमीटर लंबा और 16 सेंटीमीटर चौड़ा है, जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं, जिसे 16 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े एक पुरुष द्वारा खींचा जा रहा है। यह स्थल खुदाई से प्राप्त हड़प्पा सभ्यता की कांसे की कई वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। चलिए, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो आपका लरकाना जिले में स्थित है। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। और यहाँ पाए जाने वाले मुख्य अवशेषों में स्नानागार, अन्न भंडार, कॉलेजिएट भवन आदि शामिल हैं। चलिए आगे है, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित किस ग्रंथ से लिए गए हैं।
सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है ये आपको बताना है। देखिए ये उपनिषद यानी मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया सूक्त वाक्य है, जिसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य, सदा सत्य की विजय होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कितने सारे परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? तो देखिए भारत में वर्ण व्यवस्था बनी थी आपका व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए, लेकिन बाद में इसको जातिवाद का रूप दे दिया गया। चलिए, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, सामवेद की संहिता में। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है, याद रखिएगा। और सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। जो व्यक्ति इसे गाता था उसे उद्गाता कहा जाता था। चलिए अगला सवाल है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, किस पर थी? तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। तो ये थी व्यवसाय के ऊपर, ठीक है, व्यवसाय के ऊपर थी। ऋग्वैदिक कालीन समाज में प्रारंभ में वर्ग विभेद से रहित था। सभी व्यक्ति जन के सदस्य समझे जाते थे तथा सबकी समान सामाजिक प्रतिष्ठा थी। ऋग्वेद में नए शब्द वन रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो देखिए ऋग्वेद काल के दौरान जो है वो वर्ण व्यवस्था यानी जाति की जानकारी नहीं थी, जातिवाद की जानकारी नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, जौ, जिसको आओ कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 33 बार हुआ है, इसको याद रखिएगा। और इसमें एक ही अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। चलिए, यज्ञ सूत्र निम्न में से किस वेद में है? यज्ञ सूत्र, तो देखिए यज्ञ सूत्र आपका यजुर्वेद में है, याद रखिएगा। किसमें है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद में यज्ञ के समय प्रपन्न के प्रयोजन के लिए कई मंत्र हैं, या उसको सूक्त बोल सकते हैं, और पालन किए जाने वाले नियम हैं। इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेयी जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्ष फॉसिल कहाँ पाया गया? तो उसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, छत्तीसगढ़ में। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अज्ञात। सिंधु लिपि अभी तक अज्ञात है, और सिंधु लिपि की भांति उसकी भाषा भी अज्ञात है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्विभाषिक लेख ही सहायक सिद्ध हो सकता है। अतः किंतु अभी तक इस तरह का कोई द्विभाषिक लेख प्राप्त नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजाति सरदार के यानी मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं जैसे सभा, समिति, विद्वत और गण को सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है। उपनिषद का शाब्दिक रूप से क्या अर्थ होता है? तो उपनिषद, उप मतलब समीप, निषद मतलब बैठना यानी पास बैठना, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, सप्त सिंधु। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, क्या थी? तो कृषि। कृषि थी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत। चलिए, महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? तो महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता, याद रखिएगा, जय संहिता। यह नाम वेद व्यास द्वारा रखा गया था, और आरंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे, और गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जय था, और बाद में कई कहानियों को जोड़कर
पुस्तक के श्लोकों की कुल संख्या आपका 1,00,000 हो गई, जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई और अंत में पुस्तक का नाम महाभारत रखा गया। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा जो है वो आपका मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। वो अपने मिट्टी बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और कालीबंगा की विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से, जिसे बनावट के आधार पर A, B, C, D, E और F के द्वारा 6 प्रकारों में चिन्हित किया गया है। और यहाँ से मोहरें, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी की वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि वस्तु मिली है। चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर सवाल है, जिस मनीषी ने यानी जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वे थे, तो वे कौन थे? तो वे थे आपका अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि को परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक माना जाता है और वे दक्षिण भारत के आर्यों से भी संबंधित थे, याद रखिएगा। और दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। चलिए, प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। तो प्राचीनतम भारतीय सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, हड़प्पा। हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है जो वर्तमान में थोड़ा बहुत पंजाब और पाकिस्तान में है। रावी नदी के पूर्व बहाव के निकट स्थित एक आधुनिक गांव के नाम पर इस स्थल का नाम रखा गया है। ठीक है, चलिए विषम शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें आपको विषम शब्द निकालना है। तो इसमें विषम शब्द हो जाएगा आपका विष्णु पुराण। सामवेद, अजुर्वेद और ऋग्वेद, ये तीनों वेद हैं। ठीक है, वेद तो 4 प्रकार के होते हैं, एक अथर्ववेद भी होता है। तो इसमें तीनों वेद हैं, लेकिन ये जो है आपका पुराण है। क्या है? पुराण, विष्णु पुराण। ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पूजा करते थे आपका पशुपति यानी भोले शंकर की, महादेव बाबा की। उपनिषद क्या है? तो उपनिषद जो है ये आपका हिंदू दर्शन का स्रोत है। निम्नलिखित का मेल कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। बहुत ही इजी है, मैंने पहले भी कई वीडियो में इसको करवाया है। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू, चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, अथर्ववेद में। चलिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, अजुर्वेद में। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, जल संरक्षण के लिए। यानी धोलावीरा का सिंधु स्थल अपने अत्याधुनिक जल संग्रहण की तकनीकों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ वर्षा जल संग्रहण नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है, याद रखिएगा। और यहाँ टंकी और तालाब प्रणाली द्वारा जल की आपूर्ति की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के अनुयायियों का मानना है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया था। चलिए, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो देखिए ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता है आपका इंद्र। जोरों की बारिश हो रही है दोस्तों, आवाज़ बारिश का आ रहा है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। इनमें से कौन प्रेम विवाह था?
तो देखिए वैदिक काल में ये आपका हो जाएगा गंधर्व विवाह प्रेम विवाह था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई डैश थी। क्या थी? तो ये थी आपकी व्यापारिक नगरें। निम्नलिखित में से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? अथर्ववेद। ये वेद त्रयी का भाग नहीं है, याद रखिएगा। चलिए, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? तो ये हो जाएगा सरस्वती नदी के निकट। हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 चेनाब नदी के किनारे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः स्वयं को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 नौवां मंडल। नौवां मंडल जो है इसमें आपका ऋग्वेद जो है सनातन धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। इसमें 1028 सूक्त है जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है, यही सर्वप्रथम वेद है, याद रखिएगा। और ऋग संहिता में 10 मंडल और 1028 सूक्त है। चलिए, और 9वें मंडल में 100 मंडल है। चलिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 लोथल। लोथल के हड़प्पा बंदरगाह शहर का पूरा अवशेष खंबात की खाड़ी में है और साबरमती की सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष जिनमें जहाज़ों की आकृति वाली मृण मूर्तियाँ, खाड़ी देशों की मुहरें एवं ताम्र शिल्लियाँ, मनका निर्माण उद्योगों के अवशेष बताते हैं कि लोथल जो है सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था और इसका विदेश से भी संबंध था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 बनवाली से। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में से एक है बनवाली। सन 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी ने इस जगह पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाया था और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो अभी मैंने बताया आपको ऑप्शन 2 रावी नदी के किनारे। कांसे की नर्तकी की मूर्ति निम्नलिखित में से किस सभ्यता में पाई गई? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 फारस की सभ्यता में। ठीक है, चलिए सतुघई एक मिनट फारस की सभ्यता नहीं, ये गलत बता दिया मैंने। यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कांसे की मूर्ति नर्तकी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी। चलिए, सतुघई किस देश में है सिंधु घाटी सभ्यता? देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 अफगानिस्तान। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लोहा। लोहा हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो प्राचीनतम वेद आपका ऋग्वेद है, याद रखिएगा, पहले भी मैंने बताया आपको। भीमबेटका डैश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो गुफा शैल चित्र के लिए। यहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में बहुत सारी शैल चित्र बने हुए हैं। चलिए आगे जो सवाल है उसको देखते हैं। आगे है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से एक युग्म समाधान मिला था? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 लोथल से। गुजरात के लोथल में ईंट की पंक्तिबद्ध कब्र के प्रमाण मिले हैं जिसमें कंकाल के 3 जोड़े पाए गए। प्रत्येक में 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया था और पुरातत्वविदों का मानना है कि ये जोड़े के रूप में दफन थे, जबकि कुछ अन्य विद्वानों का तर्क है कि इन युग्म समाधानों से सती प्रणाली का सबूत मिलता है।
सिंधु घाटी 4 बड़ी प्राचीन सारी सभ्यताओं का गृह था। तो निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका रूस। बृहत्तर सिंधु क्षेत्र मिस्र, मेसोपोटामिया, दक्षिण एशिया और चीन की 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से सबसे बड़ा स्थल था, जिसमें रूस शामिल नहीं था। चलिए, जोरवे कल्चर एक चाल कोलाथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 महाराष्ट्र। चलिए, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 लोथल। चलिए, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो बुर्ज होम कश्मीर में खोजा जाने वाला पहला नवपाषाण स्थल था। यह शालीमार के प्रसिद्ध मुगल उद्यान से लगभग 5 किलोमीटर दूर डल झील और जबरवन पहाड़ियों के बीच एक करिवा पर स्थित है। और बुर्ज होम की खोज और खुदाई के बाद कश्मीर में अन्य नवपाषाण स्थलों की खोज की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 3 कालीबंगा। दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 असम। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। अगला है महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प डैश को महाकल्प डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 सिनोजोइक या नूतन जीवी। ठीक है, सिनोजोइक जो है क्रेटेशियस काल के अंत और डायनासोर के विलुप्त होने के लगभग 65 मिलियन वर्ष तक विस्तृत है। और सिनोजोइक को कभी कभी स्तनधारियों का युग कहा जाता है, क्योंकि उस समय के दौरान सबसे बड़े भूमि जीव स्तनधारियों के रहे हैं। और वर्तमान पौधों की उत्पत्ति सिनोजोइक युग से मानी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं? तो ये क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 बुर्ज होम। चलिए, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंध प्रांत में। चलिए, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी। कौन सी नदी के किनारे? ऑप्शन 2 सरस्वती नदी के किनारे। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 कल्प को। ठीक है, कल्प एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है उचित, फिट, सक्षम, पवित्र, उपदेश, और यह अध्ययन के 6 वेदांग क्षेत्रों में से एक को संदर्भित भी करता है। चलिए, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में परुशनी के नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 रावी नदी को। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में की गई थी? तो 1921 ईस्वी में। चलिए, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 कालीबंगा। चलिए, ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 10। देखिए, ऋग्वेद 10 पुस्तकों का संग्रह है, यानी मंडलों का संग्रह है, जिसमें 10,600 छंद में 1028 भजन है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। सूरकोटडा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 गुजरात में। सूरकोटडा एक पुरातात्विक स्थल है जो गुजरात के कच्छ जिले के रापर तालुका में स्थित है, और यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है
और सिंधु घाटी स्थलों के बीच सुरकोटदा में हाथियों के साथ साथ घोड़ों के भी प्रमाण मिले हैं, याद रखिएगा। और इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी और इस स्थल से सिंधु सभ्यता में के पतन के अवशेष भी दिखाई देते हैं। चलिए, एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्न में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 सिद्धि, याद रखिएगा। चलिए, वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 संहिता। चलिए, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 व्यास और सतलज। सेल्ट एक नवपाषाण कालीन डैश है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक उपकरण। देखिए, सेल्ट नवपाषाण युग का एक उपकरण है, याद रखिएगा। और यह पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी या वसूला का सिरा है जिसे लकड़ी के सॉफ्ट में लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।